कार्यक्रम बिहार बिहार में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको आज के अगले मेहमान से मिलवाते हैं, उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस, वर्क एक्सपीरियंसेस आपसे साझा करते हैं ताकि उन अनुभवों से आप कुछ सीख सकें, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें और अपने लाइफ को और बेटर बना सकें। आपको बता दें आज हमारे बीच मौजूद हैं अशोक भास्कर पांडे, जो चीफ रीजनल मैनेजर हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस बिहार झारखंड। तो आइए मिलकर इनका स्वागत करते हैं। सर बहुत स्वागत है बिहार बिहार में आपका। नमस्कार सर, इंश्योरेंस एक ऐसा फील्ड है, बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत सारी बातें हैं जो हमें जाननी है, पर सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगी। शुरुआती शिक्षा पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई, आपका बचपन कैसा रहा और इंश्योरेंस के सेक्टर में आना आपका कैसे हुआ, बताएं। मैं बेसिकली पटना से ही बिलोंग करता हूँ और पटना में स्कूली शिक्षा मेरी संजीवियर स्कूल गांधी मैदान के पास है, वहाँ से हुई। और उसके बाद पटना विश्वविद्यालय में साइंस कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई। वहाँ से हमने भूगर्भ शास्त्र में पीजी किया और उसी दौरान ये इंश्योरेंस में जाने का मौका मिला। ऐसा था कि जब स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो फिर उनकी इच्छा होती है कहीं नौकरी तलाशते हैं। तो अगर सही मायने में पूछें तो उस समय जीवन बीमा के अतिरिक्त मुझे भी पता नहीं था कि ये बीमा का क्षेत्र और कितना विस्तृत है जी। तो ये कहें कि जो वैकेंसीज आती थी, और वो एक दौर था जब बहुत नौकरियां बहुत कम मिला कर रही थी, वो एक रिसेशन का फेज चल रहा था। तो हम लोग जितनी भी जहाँ भी वैकेंसीज आती थी वहाँ अप्लाई करते थे, जनरल जैसे एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें। और हमने जीआईसी कंडक्ट करती थी एग्ज़ाम, तो उसमें हमने ऑल इंडिया एग्ज़ाम में अपीयर किया और सिलेक्शन हुआ, और इस तरह से बीमा में मेरा आना हुआ, बीमा के क्षेत्र में। जी जी बिल्कुल सर। सर हम सबकी ये प्रायोरिटी होती है कि हमारी फैमिली एक सेफ और सिक्योर लाइफ लीड करे, स्पेशली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहें। और ऐसे में सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीमा, इंश्योरेंस है क्या और ये क्यों ज़रूरी है जीवन के लिए? सबसे पहली तो बात यह है कि बीमा, अगर शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो ये बीमा शब्द पर्शियन शब्द है ये, और इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी क्षति हो उससे सुरक्षा। जी। तो बीमा का शाब्दिक अर्थ जो है वही अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि जो हमारी आम जनता है जिनको क्षति होती है, तो एक उस क्षति को कैसे मिनिमाइज किया जाए या कैसे उसकी भरपाई की जाए, बीमा इस क्षेत्र में ही काम कर रहा है। अब एक छोटा सा उदाहरण अगर दें, मान लें 100 लोगों का एक समूह है और किसी एक व्यक्ति को उसमें 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। उस नुकसान को अगर हम 100 लोगों में बांट दें तो वो नुकसान जाहिर है कम हो जाएगा। तो इसी तरह से जो बीमा का प्रीमियम होता है ये हम पहले ही लेते हैं नुकसान की भरपाई के लिए, नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए, वो हम प्रीमियम के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं। और बीमा कंपनी एक तरह से ट्रस्टी होती है उस फंड को मेंटेन करने के लिए, और उसको फिर जिसकी क्षति होती है उस पैसे में से उनको भुगतान किया जाता है, तो उनको राहत मिलती है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, जैसे अभी टीबी की बात हो रही थी, बहुत लंबा पीरियड उसका खर्च बढ़ता है, तो ऐसे में बीमा बड़ा सहयोग कर सकता है ऐसे में। क्योंकि जो पैसे उनके पास, अगर बीमा नहीं है तो उनके पास जो जमा पूंजी है या उनकी जो प्रॉपर्टी है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कोई खेत बेच के इलाज कराते हैं, कोई अपना मकान तक बेचना पड़ जाता है। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट में खड़ा होता है बीमा उस तरह के सिचुएशन में जिसमें कि लोगों की आर्थिक जो मजबूरियां हैं उसके सपोर्ट में ये बीमा हमेशा खड़ा रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी काफ़ी बड़ा सेक्टर है और ये बहुत पॉपुलर भी हो रहा है, पर अभी भी कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बताएं और क्या है ये? सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि ये जो अगर हिस्टोरिकली देखें
तो बीमा के क्षेत्र में हेल्थ इंश्योरेंस 1986 में मेडिक्लेम के रूप में आया, लेकिन उतना अवेयरनेस नहीं था और लोगों की भी जो मानसिकता होती है, जब तक कोई क्षति नहीं हुई तो लगता है कि मुझे तो कुछ होना नहीं है, लेकिन जब उसके करीब पहुंचते हैं या क्षति देखते हैं तब उसकी आवश्यकता महसूस होती है। तो जो मेडिक्लेम उस समय हुआ करता था उसमें अधिकतर लोग वैसे ही चुनाव करते थे जो उम्र दराज हो चुके हैं, उनको जब आवश्यकता महसूस होती थी तभी उस क्षेत्र में आते थे। लेकिन धीरे धीरे इसका विकास हुआ और विकास में अब जैसे ओपन अप हुआ, बीमा सेक्टर पूरा जब खुल के आया सामने, तो हेल्थ का इतना इम्पोर्टेंट रोल था कि अलग से हमारे जो बीमा विनियामक हैं IRDAI जिसको कहते हैं, रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उन्होंने इसको विस्तार किया और इसका जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अलग तरह की कंपनी का भी निर्माण किया गया। पहले हेल्थ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस का ही पार्ट हुआ करता था, आज के दिन में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अलग कंपनियां भी हैं और जनरल इंश्योरेंस के साथ भी है। तो इसकी आवश्यकता इतनी अधिक है, खास करके जो कोविड का पीरियड था उसमें हम लोगों ने देखा जब बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता महसूस हुई तो उस समय अवेयरनेस भी बढ़ा और उस समय बीमा का विपणन भी काफ़ी हुआ। हेल्थ इंश्योरेंस का अगर सही मायने में देखें तो उस समय जितनी आवश्यकता महसूस हुई और जितना अवेयरनेस उस समय बढ़ा उतना और पहले कभी नहीं बढ़ा। बीमा को कहते हैं कि ये बीमा ये है विषय वस्तु जो है वो है लोगों को मांगना पड़ेगा बीमा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीमा सेल करना पड़ता है। बीमा में हम कोई वस्तु तो देते नहीं हैं। जो प्रीमियम लेते हैं उस प्रीमियम के लिए एक सिर्फ अश्योरेंस देते हैं, एक कागज़ उनको एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाते हैं। तो ये अवेयरनेस जो है तो लोग समझते हैं कि इसका रिटर्न क्या मिलना है, बहुत मुश्किल होती है बीमा सेल करने में। लेकिन जब उनकी बात समझ में आती है कि हाँ इसका फ़ायदा क्या है, तभी उसका प्रचार प्रसार संभव होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में अभी जैसे उसमें बेसिकली हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट को कवर करते हैं जी। जब एक व्यक्ति को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय वहाँ के जो खर्चे होते हैं उसको, जैसे डॉक्टर की फीस हो गई, ICU चार्जेस है, रूम के चार्जेस हैं, मेडिसिन हैं, नर्सिंग है, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं, वो सारे कवर होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। उसके अलावा भी जो हॉस्पिटल जाने के पहले के खर्च हैं और उसके बाद के खर्च हैं वो भी उसमें कवर किए जाते हैं। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है आगे की, जो हमारा इंडिपेंडेंस का जो 100वां साल बनेगा 2047, उसको एक लैंडमार्क रख के वहाँ के लिए एक सोच रखी गई है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल, बीमा सभी के लिए। और उस के तारतम्य में जो काम हो रहा है, खास करके हमारे रेगुलेटर ने भी जो बहुत सारी बातें उसमें शुरू की हैं, जैसे बीमा सुगम, बीमा बेमिसाल, बीमा वाहक, बीमा विस्तार, बहुत सारे के कार्यक्रम आए हैं इसमें। और साथ ही साथ अगर हेल्थ के क्षेत्र में देखें तो सबसे बड़ा अभी जो ये है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम जो आई है, ये बहुत ही इसमें इंश्योरेंस फॉर ऑल उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। हमारा सर अगला सवाल आपसे यही है कि सर PM बीमा योजना जो है, जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत, तो किस तरह से लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं और कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे फ़ायदा ले सकते हैं इसका? एक बहुत बड़ी अच्छी स्कीम आई पहले, जन धन योजना, जिससे कि सारे लोगों को बैंक में अकाउंट खोलना, इसके साथ जोड़ना। पहले बैंक अकाउंट खोलने में भी बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन आज के दिन में उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है और निचले तबके भी जितने लोग हैं उनका बैंक अकाउंट खोला है, जिससे कि बेनिफिट डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो सके। बैंक अकाउंट खोलने के बाद उसमें एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि हमारे जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस उसको डील करती हैं। मुख्यतः जो पब्लिक सेक्टर की जो 4 कंपनियां हैं वो, उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जोड़ना चाहती हैं वो भी इसको कर सकती हैं। जिसमें पहले जब शुरुआत हुई थी तो 12 रुपये का प्रीमियम था और 2 लाख रुपए का कवरेज था उसमें, जिसमें दुर्घटना की वजह से अगर मृत्यु हो जाती है या कोई परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो उसके लिए प्रावधान था उसमें देने का। तो ये हो गई नॉन लाइफ की बात। अभी वो जब देखा गया कि प्रीमियम जो 12 रुपये लिया जा रहा था वो सफिशिएंट नहीं है,
बीमा में इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस रेटिंग। जब कुछ दिन देखा गया कि 12 रुपये में काम नहीं चल पा रहा, तो उस प्रीमियम को बढ़ा के अभी 20 रुपये कर दिया गया प्रति व्यक्ति, और हर साल का 1 साल का प्रीमियम 20 रुपया है, और उसके बाद वो रिन्यू कर सकते हैं एनुअली। उसी तरह से लाइफ के क्षेत्र में ये जीवन ज्योति बीमा आई जी। और उसमें जो प्रीमियम है शुरुआत में उसमें 365 रुपये साल के 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से ऐसी सोच बनी थी, लेकिन उसमें भी वो सफिशिएंट नहीं था, तो उसमें 436 रुपये एनुअली उसमें देने का प्रावधान है। अब दोनों में अंतर यह है कि एक है दुर्घटना बीमा। सुरक्षा बीमा जो है उसमें सिर्फ दुर्घटना से हुई मौत या दुर्घटना से हुई अपंगता का कवर होता है, और लाइफ इंश्योरेंस में किसी भी तरह से अगर किसी की मौत होती है तो उसमें सहयोग के रूप में उसमें भी 2 लाख रुपए देने का प्रावधान है। बिल्कुल। और तीसरी बात ये आयुष्मान भारत जो बीमा, ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है, इसमें 3 मॉडल हैं बेसिकली। एक है ट्रस्ट मॉडल, दूसरा है इंश्योरेंस मॉडल, और तीसरा है मिक्स्ड मॉडल। तो ट्रस्ट मॉडल में सरकार खुद ही देखती है, जैसे बिहार में है, बिहार में ट्रस्ट मॉडल है, इसमें किसी इंश्योरेंस कंपनी का हस्तक्षेप नहीं है, सीधा अस्पतालों के साथ सरकार का जो उनका टाई अप है, या फिर हमारे बीच में एक इंटरमीडिएटरी होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, उनके साथ टाई अप है, और अस्पतालों को सरकार की तरफ से रिम्बर्स किया जाता है जो भी खर्च उनका आता है ट्रीटमेंट करने में। तो उसमें जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं उनको एक कार्ड बनाना होता है, आयुष्मान भारत कार्ड। वो कार्ड लेके जब जाते हैं हॉस्पिटल में तो उनका इलाज कैशलेस तौर पर होता है, उनको कोई पैसे खर्च नहीं होते, और अस्पतालों को सरकार की तरफ से रिम्बर्स किया जाता है जी। और इंश्योरेंस मॉडल में जाएं तो इंश्योरेंस कंपनी रिम्बर्स करती है, या कैशलेस, वो हॉस्पिटल कैशलेस ही करेंगे लेकिन रिम्बर्समेंट इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से होगा। और तीसरा है जो हमारा मिक्स्ड मॉडल है, कई सरकारें ऐसी हैं जहां पहले से कोई स्कीम चल रहा होता है तो उसके साथ साथ ये स्कीम भी लागू करते हैं जी। तो ये 3 हैं उसमें। बिल्कुल सर। सर अभी भी इंश्योरेंस को लेके ये मिसकंसेप्शन है लोगों में कि ये एक इन्वेस्टमेंट है एक तरह का, जिसमें हम कुछ पैसे डालेंगे तो शायद कम समय में वो पैसे दुगना हो जाएं और ज़्यादा बढ़ के हमें वापस मिले, जिसकी वजह से सर काफ़ी लोग स्कैम्स में भी फंस जाते हैं। स्पेशली अगर हम रिमोट एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में रह रहे लोगों की बात करें तो वो कैसे इसे समझ पाएँ और कैसे इसका लाभ ले पाएँ? सबसे पहली बात तो यह है कि बीमा को इन्वेस्टमेंट समझने से बाहर निकलना होगा। जहाँ पे रिटर्न का प्रावधान है, खास करके जीवन बीमा के साथ रिटर्न कुछ आता है हमारे पास, उसके लिए एक टर्म है, हमसे बोलते हैं रिटर्न लिंक इंश्योरेंस प्रीमियम। उसमें होता क्या है कि जो जोखिम कवर कर रहे हैं उसका एक प्रीमियम होता है, उसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम जी। रिस्क प्रीमियम के साथ साथ अगर आपसे ही कुछ पैसे ले लूं और इसको करूं कि आपके पैसे लेके मैं इन्वेस्ट कर दूं और वापस इन्वेस्ट करने के बाद फिर आपको लौटा दूं, तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये बीमा का पैसा है या उनका ही पैसा वापस मिल रहा है। तो उस पार्ट को अगर छोड़ दें तो जीवन बीमा में जैसे टर्म इंश्योरेंस होता है, तो टर्म इंश्योरेंस में कोई रिटर्न नहीं होता है, वो सिर्फ प्योर रिस्क प्रीमियम ही उसमें लिया जाता है। तो इस बात को समझना होगा कि बीमा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, वो वैसी घड़ी के लिए है जब आपको क्षति होती है, और एक तरह से समझ लें कि पूरे समाज में उस क्षति को बांट दिया जाता है। एक व्यक्ति की जो क्षति है उसको अगर पूरे समाज में बांट दें तो सभी की क्षति छोटे छोटे रूप में आएगी। जैसे हमने शुरू में एग्जाम्पल दिया था 100 लोगों की क्षति और एक व्यक्ति का जो क्षति है, तो बड़ी क्षति को आज का जो सिचुएशन है वो पूरे विश्व में इसको हम बांटते हैं। इंश्योरेंस कंपनी भी अपना इंश्योरेंस कराती हैं, उसको री इंश्योरेंस करते हैं, पुनर्बीमा कहते हैं। तो ये पूरे विश्व में एक छोटी क्षति भी फैल सकती है। जी जी बिल्कुल सर। सर आपसे कुछ और बातें जानेंगे। सर एक ह्यूज सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर, जिसकी वजह से काम का प्रेशर, वर्कलोड बहुत रहता है और उसको मैनेज करना भी आसान नहीं होता। ऐसे में सर आप खुद को कैसे फिट रखते हैं और क्या करते हैं फुर्सत के पलों में, क्या करना पसंद करते हैं? कोई हॉबीज़ कुछ बताएं सर। बीमा का क्षेत्र तो बहुत विशाल है, और जैसा आपने कहा कि ये अगर हम 24 घंटे ऑफिस खोल कर रखें तो 24 घंटे भी लगातार कुछ ना कुछ काम चलता ही रहेगा। बिल्कुल सर। लेकिन ये अच्छी बात है हमारे सेक्टर में कि 2 दिनों का अवकाश
शनिवार और रविवार का होता है। बिल्कुल। हालांकि बहुत सारे शनिवार और रविवार काम में ही निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी जब फ्री टाइम होता है तो मैं बेसिकली कला से जुड़ा हुआ हूँ। और जब स्कूल में था तो हमारे पिताजी ने कला की तरफ मोड़ा, संगीत की शिक्षा दिलवाई, तो मैं वायलिन बजाता हूँ। जी सर, मैं देख पा रही हूँ कि सर वायलिन आप अपने साथ लाए हैं। जी सर, और हम बिल्कुल चाहेंगे मिली थी, और वो शास्त्रीय संगीत में शिक्षा मिली थी। और दूसरी तरफ मेरी अभिरुचि पेंटिंग्स में भी है, जिसे मैं बहुत पैशनेटली करता हूँ। ये दो चीज़ें हैं जो मैं अपनी छुट्टी के वक्त या हॉबीज़ के रूप में, इसको मैंने छोड़ा नहीं और अभी तक उसको साथ लेकर चलता हूँ। उससे एक तरह से मेडिटेशन वाला जो फीलिंग है वो हमारे साथ, संगीत अगर करते हैं, संगीत में आप घंटों बैठ के रियाज कर सकते हैं और उसका आनंद भी ले सकते हैं। उसी तरह से पेंटिंग्स में भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब कल शनिवार छुट्टी है तो फ्राइडे को रात में अगर मैं बैठा पेंटिंग बनाने, तो अचानक से दिखा कि अरे रात के 2 बज गए, 3 बज गए, ऐसा भी कभी कभी होता है। तो हमारे कलीग्स पूछते भी हैं कि आप समय कहाँ से निकाल लेते हैं। तो समय ऐसे निकलता है, जिस चीज़ के लिए आपके पास पैशन हो वहाँ के लिए आप समय जरूर निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर। और सर संगीत एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा फील्ड है सर, जो एक तरह से मेडिटेशन की तरह काम करता है लोगों के लिए। सर क्या आज कुछ सुनाना चाहेंगे? हम चाहेंगे आप दर्शकों को कुछ बजा के सुनाएं। वक्त बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा थोड़ा शास्त्रीय संगीत में ही थोड़ा मैं आलाप और जोड़ की तरफ जरूर करूँगा। थोड़ा सा तानपुरा का सहयोग लूँगा मैं। ये मैं कोशिश करूँगा राग बैरागी प्रस्तुत करने का, जस्ट थोड़ा सा आलाप। बिल्कुल सर, ज़रूर। बहुत सुंदर सर, सुबह का माहौल पूरा खुशनुमा हो गया। सर सुबह की शुरुआत अगर शास्त्रीय संगीत से हो तो फिर इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत सुंदर धुन। सर अब आगे बढ़ेंगे सर। अब जानना चाहेंगे कि सर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इतनी एडवांस होती जा रही हैं, तो इस टेक्नोलॉजी का इफ़ेक्ट और पॉजिटिव असर इंश्योरेंस सेक्टर पे कैसे देखने को मिलता है? टेक्नोलॉजी का असर ये हुआ है कि जो अभी तक जो बीमा चल रहा था, हमारे जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जी एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे बदल रहा है। अभी एक वेब एग्रीगेटर्स सामने आ गए हैं जिन्होंने अपना पोर्टल बना दिया और जो ग्राहक हैं खुद ब खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, बीमा ऑनलाइन बीमा खरीद सकते हैं। सारी कंपनीज ने भी अपने वेबसाइट पे ऐसा फैसिलिटी दी गई है जहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो अपना बीमा वहाँ से चाहें तो रिन्यूअल करा सकते हैं या खरीद सकते हैं नया बीमा। और इस क्षेत्र में अभी जो हमारे रेगुलेटर की जो सोच है, इसमें बीमा सुगम की परिकल्पना की गई है। इसमें एक ऐसा ये पोर्टल होगा जिसमें एक ही जगह से
सारी सुविधाएं बीमा के क्षेत्र में, चाहे वो पॉलिसी खरीदनी हो, उसका रिन्यूअल करना हो, या कोई क्लेम आया तो क्लेम दर्ज करना हो, उसकी सारी जानकारी उस पोर्टल से ही मिल सकेगी। अभी ये पाइपलाइन में है, अभी ये आया नहीं है, लेकिन आने से हम समझते हैं कि बीमा के विस्तार में बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और ख़ास करके जो हमारे, जैसे आपने शुरू में भी कहा था, रूरल इलाके में जहाँ लोग पहुँच नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर अगर इसकी सुविधा पहुँचाएँ, और ये ज़रूर है कि हमारे पास वो जो नेटवर्किंग है उस तरह से होनी चाहिए जिसमें कि रूरल क्षेत्र में भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें जी। तो एक ये है। और दूसरी बात कि अभी खास करके इंश्योरेंस के क्षेत्र में जो हमारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है कि कई बार इसमें जैसे फ्रॉड भी होते हैं, जहां पैसा होता है वहां फ्रॉड की भी संभावना होती है। तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी ऐसी हो जाएगी कि अगर एक पॉलिसी के अंदर कोई क्लेम है तो वो सारे लोग देख सकते हैं कि उस पॉलिसी के अंदर क्लेम है जी। कभी कभी ऐसा होता था फ्रॉड में कि एक ही पॉलिसी के अंदर एक ही प्रॉपर्टी के 4 पॉलिसीज कर ली, 4 जगह क्लेम कर दिया, तो उससे बीमा कंपनी को नुकसान भी होता है। उसकी भरपाई के लिए बीमा सुगम बहुत ही ये बढ़िया इस क्षेत्र में काम आएगा। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे इसका अवेयरनेस जैसे बढ़ेगा तो बीमा में सभी लोग रुचि लेंगे और क्षतिपूर्ति की तरह से सोच के आगे बढ़ेंगे और बीमा खरीदेंगे। जी सर, आप कार्यक्रम में आए और इतनी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों से साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। जी सर। धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसके लिए आप हमें लिख सकते हैं, इसके लिए आप हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति का वक्त हो चला है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।